Welcome to Major HS Kalsi's Balnui Academy. I'm Mr. देवेश, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो बेसिकली आज हम आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं आपके। तो बेसिकली आज हम क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपका लेवल क्या है और आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब आप अपने आप को कैसे स्टैंड करना यहाँ पे देख सकते हो कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम आपके अब बहुत पास में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा, फिर आप क्वेश्चन देखोगे, फिर आप ऑप्शंस भी देखोगे। तो बेसिकली आप खुद से करोगे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेस अ डेवलपिंग सीड। देखो आपके चार ऑप्शन है, पॉलन ट्यूब, एंडोस्पर्म, नेक्टर और जायगोट। बोलेगा कि डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, नरिश कौन करता है, मतलब न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। तो देखो पॉलन ट्यूब क्या काम करता है, जैसे ही पॉलिनेशन के बाद आपका जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है ना, तो उसके बाद कुछ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस पॉलन ट्यूब में आपके पॉलन न्यूक्लियाई जाते कहां पर, एक्सेल के पास, उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो लेकिन ये नरिशमेंट का काम नहीं कर रहा, ये एक पैसेज का काम कर रहा है कि आपके पॉलन ग्रेन्स एक्सेल के पास पहुंच जाती है। ऑप्शन कट। नेक्टर तो उसके अंदर मटेरियल होता है जो कि आपके पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है, लेकिन ये डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता। जायगोट कैसे प्रोवाइड करवाएगा आपके डेवलपिंग जायगोट को, मतलब डेवलपिंग सीड को। बेसिकली जायगोट के पास कोई नरिशिंग मटेरियल अपने आप नहीं होता। एक होता है आपको ऑप्शन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम पेन के नाम से जानते हैं, पेन। इसका पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब एक चीज देखो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई एक ऐसा मटेरियल होता है, आपको मालूम है प्लांट में ना दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट फॉर्म होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है पेन फॉर्म होता है। पेन का मेन काम होता है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। डेवलपिंग जायगोट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, आपका पेन। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, किसका फॉर्म होता है, आपके एंडोस्पर्म ही तो होता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डू द पल्मोनरी आर्टरी सर्विस। कौन सा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें तो हम एक बार चेंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे। जो कि आपका लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आपको मालूम है वीना कावा से जब ब्लड आपका राइट ऑट्रियम में आता है, उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के पास एक ऐसा आर्टरी होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे ले जाता है, आपके लंग्स पे, लंग्स पे। ठीक है, और याद करो उस आर्टरी का नाम क्या था, उस आर्टरी का नाम था पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाता है। तो अब पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गन जो है वो पल्मोनरी आर्टरी का काम करते हैं। लोअर ट्रंक, लेग्स नहीं, इंटेस्टाइन नहीं, हार्ट नहीं, कौन हेल्प, मतलब आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां पे ले जाता है, लंग्स में, इन ऑर्डर टू रेस्पिरेशन। आप कह सकते हो कि वापस से ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में जाएगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऊपर क्या आएगा आपका, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकस, ट्रैकिया, मुंह से बाहर। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। तो आपके पल्मोनरी आर्टरी कौन से ऑर्गन्स का काम करते हैं, बेसिकली लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है in a comparison of the brain found in lower classes of vertebrates to the brain in higher classes of vertebrates, the area showing most increase in relative size of। देखो आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर सेरिबेलम, ब्रम नहीं कह रहा मैं, बैलम, लोअर वर्टिब्रेट्स में सेरिबेलम का साइज बड़ा होता है। हम हैं आपके हायर वर्टिब्रेट्स में, हम हायर वर्टिब्रेट्स में, इसका मतलब हायर वर्टिब्रेट्स में सेरिबेलम बड़ा नहीं होता, हायर वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा होता है आपका सेरिब्रम। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि लोअर और, अगर लोअर और अपर या हायर वर्टिब्रेट्स की बात करूं मैं, तो उसके अंदर किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा होता है आपका सेरिब्रम का साइज। सेरिब्रम आपके पाया जाता है फोर ब्रेन में, हमारे जो फोर ब्रेन होता है उस पार्ट में पाया जाता है, जिसकी वजह से फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। समझ रहे हो, इसका मतलब मैं नॉर्मली ये बोलना चाह रहा हूं
कि सेरिब्रम आपके हायर वर्टिब्रेट, जैसे कि हम हायर वर्टिब्रेट्स में, तो हमारे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा? सेरिब्रम का। लेकिन अगर मैं लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो उनके अंदर सबसे बड़ा साइज क्या होगा ब्रेन में? सेरिबेलम। ठीक है, हम हायर में, तो हमारे में क्या बड़ा होगा? आपका सेरिब्रम। तो सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन डी। द मेजर ऑर्गन इन मैमल्स फॉर डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या काम करता है कि ब्लड में जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम माइक्रोसॉलिड पार्टिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, आपके बेसिकली किडनी जो होते हैं वो आपके ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो एक ही तो है इसमें आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, कौन सा है आपका? लिवर बहुत सारे काम करते हैं लेकिन बेसिकली एक्सक्रीशन का काम नहीं करता। पैंक्रियाज आपके हार्मोन्स का, इंसुलिन, डाइजेस्टिव जूस, पैंक्रेटिक जूसेस निकालता है लेकिन डिटॉक्सिफाइंग काम नहीं करता। स्टमक डिटॉक्सिफाइंग का काम नहीं करता, डाइजेशन का काम करता है। तो सही ऑप्शन क्या बचेगा आपका? किडनी। किडनी के अंदर कौन होता है आपका? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। इट इज द मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ग्लोमेरुलस का नाम याद रखना, ठीक है। मेन फिल्ट्रेशन आपके ग्लोमेरुलस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपेयर्ड एक्सक्रेटेड बाय एनिमल्स। देखो आपको चार ऑप्शन दे रखे, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और पायरिडिन। ठीक है, जिसमें से आपने इन तीनों का नाम सुना होगा, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। ये सभी के सभी टॉक्सिक मटेरियल होते बॉडी के अंदर। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तीनों ही हमारी बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर आते हैं। तीनों के तीनों ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर आते हैं कि इनका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन पायरिडिन जो होता है वो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर नहीं आता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? इसने बोला नॉट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। प्यूरिन, पायरिडिन, पिरामिडिन आपने नाम सुना होगा, तो उनका ये, लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वायबल इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। देखो होता क्या है कि आपका ना एक प्रोसेस होता है, वैसे तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं, पार्थेनोजेनेसिस है, लेकिन इनमें प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं प्लांट के अंदर बात करूं, प्लांट के अंदर, ठीक है, आप कह सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्लांट के अंदर इसका मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस प्लांट बॉडी के अंदर जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या डेवलप हो गया? फ्रूट। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन की। अब ये होता है आपका पार्थेनोजेनेसिस। तो यही तो बोल रहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से, बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड एग से आपके अलग अलग इंडिविजुअल्स बनना, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनफर्टिलाइज। का यही तो मतलब है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से आपका फ्रूट बनना है, कोई भी इंडिविजुअल बनना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। आपका एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे इंडिविजुअल छोड़ो, मैं बॉडी पार्ट्स की बात करता हूं अभी। जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड जो होता है ना, लिजर्ड का जो टेल होता है अगर वो कट जाता है तो दोबारा से रीग्रो कर सकता है, क्योंकि वो भी कौन सा प्रोसेस यूज करता है? आपका पार्थेनोजेनेसिस। अगर मैं कोई बॉडी पार्ट अपना अब वापस से रीग्रो कर सकता हूं, मैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मान लो, इंटरनल नहीं, कि आपने सुना है कि लिवर हमारा ऐसा ऑर्गन होता है जो कि रीजनरेट कर सकता है, उसका केस थोड़ा अलग है, उसमें हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं कोई इंडिविजुअल मेरा कट गया पार्ट और वापस से रीग्रो कर गया, ठीक है, तो वो प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? पार्थेनोजेनेसिस। और यहां भी क्या मतलब होगा आपका? पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट के अंदर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें आपके एग्जांपल क्या आ जाते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं बेसिकली आपके, बनाना हो गया और कोकोनट हो गया, ये दोनों आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर आते हैं। ये दोनों आपके बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड हीट प्रोडक्शन आर फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द सिस्टम। देखो लोकोमोशन में हमारा रेस्पिरेटरी हेल्प नहीं करता। लोकोमोशन का मतलब होता है हम अपने विल के अकॉर्डिंग जो मूव कर रहे हैं, विल के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी चल रहा हूं विल के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा लोकोमोशन होगा। मैं जंप कर रहा हूं अपने मन के अकॉर्डिंग, तो मेरा लोकोमोशन होगा। रेस्पिरेटरी हमारे लोकोमोशन हेल्प नहीं करता। लिम्फेटिक भी हमारे बेसिकली क्या काम करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो हमारे मूवमेंट में कैसे हेल्प करेगा? ये ऑप्शन कट गए। ये दोनों ऑप्शन है,
स्केलेटल भी हेल्प करता है मूवमेंट में, लोकोमोशन में, मसल भी करता है, दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन और क्या बोला है, लोकोमोशन एंड हीट प्रोडक्शन। देखो स्केलेटल सिस्टम हमारा हीट प्रोडक्शन नहीं करता, वो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर आपके दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर नॉन एज एक्टिन एंड मायोसिन, समझ रहे हो। ये ऐसे दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं आपके मसल्स के अंदर, जो कि आपस में दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते, तब जाकर के हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाते। तो एक बात बताओ, अगर आपस में दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करेंगे तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मसल जो है वो आपके बेसिकली मूवमेंट में और आपके हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई स्केलेटल में भी तो आपके बोन्स आपस में ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बोन्स के बीच में ना एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिनोवियल या साइनोवियल फ्लूइड। बोन्स के सरफेस के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम साइनोवियल या सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो क्या काम करता है, फ्रिक्शन डिक्रीज कर देता है। अगर फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा ही नहीं, बहुत कम होगा या तो, ठीक है। लेकिन आपके मसल के केस में ऐसा नहीं है, मसल आपस में फ्रिक्शन करते हैं तभी वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन करेंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है आपका, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। देखो रेस्पिरेटरी में आपके रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपके थायराइड ग्लैंड एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करे, तो ये ऑप्शन काट दो। लिम्फेटिक आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी में उतनी ज्यादा काम नहीं करता, ये भी काट दो। कार्डियोवास्कुलर आपके सर्कुलेशन का काम करता है, बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड भी वो काम नहीं करता, तो इस ऑप्शन को काट दो, एलिमिनेट कर दो। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मालूम, एक अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप बाकियों के काम देख लो। अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो बहुत ईजी है। इसका ऑप्शन है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है, बेसिकली एंडोक्राइन क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेट करते हैं आपके हॉर्मोन्स। बोथ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, दोनों के दोनों, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड दोनों के दोनों क्या प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। आपको तो मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ये। और थायराइड ग्लैंड भी हमारे किसका रेगुलेशन करता है, दो चीज निकालता है, दो हार्मोन्स निकालता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। हार्मोन्स तो निकाल रहे हैं ना, तो थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन्स निकालता है आपके, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का काम ही होता है कि वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है when you do strenuous exercise oxygen is used up rapidly, what substance is formed। या आप बोल सकते हो कि बेसिकली स्ट्रेन्यूअस होता है, या यहाँ पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो कि अगर आप स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज करे जा रहे हो तो आपको मालूम है कि आपके मसल में फ्रिक्शन बहुत जल्दी होगा। अगर आपके मसल में फ्रिक्शन बहुत जल्दी होगा तो ऑब्वियसली आपके मसल में ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी यूज होगा। अब मेरी बात समझो कि होता क्या है, जब आप जिम जाते हो ना, तो आपका ट्रेनर क्या बोलता है कि भाई पहले आप वार्म अप कर लो। वार्म अप करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल रेस्ट करके आए हो अपने घर से और सीधा जिम में जाकर के एक्सरसाइज हैवी उठाने लग जाओगे ना, तो आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ठीक है। उस टाइम पे बहुत कम अमाउंट होता है ऑक्सीजन। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने बिल्कुल भी वार्म अप नहीं करा और बिल्कुल हैवी वेट मारने लग गए, तो ऑब्वियसली आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर मसल सेल्स। लैक्टिक एसिड को हम बोलते हैं मसल क्रैम्प, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत स्पॉन्टेनियस अच्छे एक्सरसाइज करोगे, हैवी एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जल्दी यूज होगा, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होगा, आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, मसल क्रैम्प बोलते हैं। और ये हमारे कहां प्रोड्यूस होता है, मसल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं हमारे। पायरुविक आपके ग्लाइकोलिसिस से बनता है, ग्लूकोज तो बन ही नहीं सकता। अल्कोहल आपके फर्मेंटेशन में बनता है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए, ना पायरुविक होगा, ना ग्लूकोज होगा, ना अल्कोहल होगा, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। which of the following macromolecules is primarily responsible for insolubility of cell membranes in water। देखो आपको ये मालूम है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो वाटर के साथ जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है।
सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ होती ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई सेल है वो अगर वाटर के कांटेक्ट में होता तो कहीं ना कहीं हमारा सेल मेम्ब्रेन उसमें डिसॉल्व हो जाता और हमारा सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाता। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को इनसॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करता है टू किसके, टुवर्ड्स किसके, वाटर। ठीक है, तो क्या होता है स्टार्च, देखो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ये आपका क्या हो गया, शुगर, ये दोनों शुगर हो गए आपके। ठीक है, लेकिन आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन में तो सेल्यूलोज होता ही नहीं है, और स्टार्च भी क्या होता है, स्टार्च एक फूड स्टोरेज यूनिट होती है प्लांट के अंदर, तो ये दोनों तो आपके सेल मेम्ब्रेन में होते ही नहीं है नॉर्मली। प्रोटीन होता है, लेकिन आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है वो हल्का सा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, प्रोटीन आपका सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मैं बात करता हूं फॉस्फोलिपिड, वैसे तो इसका आंसर फॉस्फोलिपिड है। लिपिड ऐसे फैट्स जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आप एक चीज देखो, उसके पास लिखा है फॉस्फेट। अगर आपके एक लिपिड में, अगर आपके लिपिड में फॉस्फोरस का ग्रुप, अगर आपके लिपिड में एक फॉस्फोरस का ग्रुप जुड़ जाए आपके लिपिड में, तो ये क्या काम करता है, कहीं ना कहीं हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करता है, लिपिड के अंदर हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं आपके वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा ये। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो, क्योंकि आपके सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होते हैं, और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली सॉल्युबल नहीं होने देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोलॉजिकल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कुड बी यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या बोल सकते हो, मतलब डिहाइड्रेशन के लिए नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो वर्ड। तो देखो आपके इसमें दो तीन ऑप्शन है, एक है आपका हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस तो आपके ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके बेसिकली ऑक्सीजन वाटर का यूज होता है, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन से रिलेटेड नहीं होता, वो नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं होगा। देखो एनसिस्टेशन क्या होता है, एनसिस्टेशन, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है सिस्ट, CYST, सिस्ट। सिस्ट एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में। आपने सुना होगा आजकल क्या होता है कि बहुत से फीमेल्स के ना यूट्रस में सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्ट में मतलब एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वाटर मतलब वाटर बॉडीज होता है, उसमें सीलिया बाल लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं एनसिस्टेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, हमारे बॉडी में कहीं भी सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। देखो वैसे तो ये आंसर नहीं है, लेकिन आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। एनसिस्टेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, जो कि आपका हो सकता है या तो वाटर कैरी कर रहा हो, या हेयर कैरी कर रहा हो, वेस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ वो कैरी कर रहा होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट। अब होता क्या है, डेसिकेशन, बेसिकली डेसिकेशन आंसर है इसका। डेसिकेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, आप लैक ऑफ वाटर कह सकते हो, पानी की कमी। और हमारी बॉडी में इस वर्ड को, डिहाइड्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डेसिकेशन ही बोलेंगे। बाकी दोनों ऑप्शन क्या इसमें इनकरेक्ट है, मतलब तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन क्या आपका, डेसिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर रिलीज्ड इज। कौन से प्रोसेस के हेल्प से आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अल्कोहल निकलता है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। आपका जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपका अल्कोहल निकलता है क्या, अल्कोहल हमारे फोटोसिंथेसिस में नहीं निकलता ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बल्कि इसमें क्या निकलता है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज निकलता है, आपका बेसिकली ऑक्सीजन निकलता है, एनर्जी निकलती है। इसके अलावा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। रेस्पिरेशन में आपका क्या निकलता, देखो रेस्पिरेशन में तीन टाइप की, आपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन सुना होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों निकलता है, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों निकलता है, लेकिन इसने खाली रेस्पिरेशन लिखा है, उसमें तो एरोबिक भी आता है, तो कंबाइनली हम नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या लिखा होता फर्मेंटेशन, दोनों एक चीज है, तब हम बोलते कि हाँ ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन भी क्या इनकरेक्ट। फर्मेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन,
ये फर्मेंटेशन होता है आपके ईस्ट के अंदर, ईस्ट आपके फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं और आपके बेवरेजेस बनते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके CO2 बनेगा और अल्कोहल बनेगा C2H5OH, इथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है, ठीक है, इथेनॉल। तो इस चीज का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। स्टार्टिंग का क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेज है, रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेज है। तो मैं आपको बताता हूं, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज ये क्या होता है आपका? C6H12O6। ग्लूकोज आपका एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू यू कैन से पायरुवेट और यू कैन से पायरुविक एसिड, ठीक है। या तो पायरुवेट बोलो या आप क्या बोलो, पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां पर होता है हमारी बॉडी में? या तो आप बोल दो साइटोप्लाज्म, लेकिन किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, C6H12O6। ये बनता है आपके पायरुवेट, लेकिन एक नहीं, दो मॉलिक्यूल बनता है पायरुवेट का। पायरुवेट का दो मॉलिक्यूल बनता है, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लिखा है ना इसमें, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, पायरुवेट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, पायरुवेट या पायरुविक एसिड का, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपका पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तभी तो इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे ताकि आपके कार्बन का अमाउंट इक्वल हो जाए, 3 2 6, समझ रहे हो। बाकी इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होकर के निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसका आइडेंटिकल 2 आपके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो किस चीज के फॉर्मेशन होते हैं ग्लूकोज की पायरुवेट में? अर्ली स्टेजेस में पायरुवेट की। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो आप पायरुवेट लिखो या आप क्या लिखो? पायरुविक एसिड, सही है। एटीपी तो सबसे लास्ट में बनता है, क्लोरोफिल थोड़ी ना बनता है इसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता, हाँ बनता है बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो लास्ट में बनता है, एनर्जी के साथ रिलीज होता है ये दोनों, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या बनता है आपका? पायरुविक या पायरुवेट, एक चीज है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिया आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फ्लैजेला बाय देयर। देखो सीलिया क्या होता है? सीलिया ना बॉडी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपने पैरामीशियम की बॉडी के सरफेस पे भी देखा होगा ऐसे सीलिया, पैरामीशियम की बॉडी पे। देखो सीलिया बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरस क्वांटिटी में पाए जाते। ये सीलिया क्या काम कर सकता है? होल्ड करने का काम कर सकता है, मूवमेंट का काम कर सकता है, ठीक है, ये काम कर सकता है सीलिया। लेकिन अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं तो जैसे मान लो कोई यूग्लेना एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास दो लंबी लंबी टेल होती है, और ये टेल किस चीज में हेल्प करता है? उसके मूवमेंट में। तो देखते हैं सीलिया को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, देखो कहीं ना कहीं इनके जो अरेंजमेंट होती है ना, दोनों की सेम होती है, सीलिया और फ्लैजेला की, एक के बाद एक। साइज में डिफरेंस है कोई बात नहीं, लेकिन अरेंजमेंट तो ठीक है। तो ये तो दोनों की सेम होती है, तो डिस्टिंग्विश कर नहीं पाओगे, ये तो ऑप्शन कट गया आपका। फंक्शन, फंक्शन अगर मैं बात करूं, देखो फंक्शन भी दोनों का सेम है, ये भी आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया भी आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। हाँ सीलिया बस होल्ड करने का भी काम अच्छे से कर सकता है, फ्लैजेला थोड़ा बहुत कम करता है वो, लेकिन वो भी कर सकता है। तो कहने के दोनों के फंक्शन भी सेम ही है। देखो कलर, अगर मैं इनके कलर की बात करूं तो कलर जो है ना, कलर डिफरेंशिएशन इसका उतना ज्यादा चेंज नहीं होता, दोनों का कलर डिफरेंशिएशन सेम हो सकता है, उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करता है इसमें। लेकिन जो बड़ी बात है, बड़ी बात क्या है, मैंने आप खुद देख सकते हो, सीलिया आपके कितने ज्यादा नंबर में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, और बल्कि फ्लैजेला की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। सीलिया का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, फ्लैजेला का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अकॉर्डिंग अगर इन दोनों में कंपेरिजन करोगे तो इसका सही ऑप्शन होगा कि इनका लेंथ और नंबर के बिहाफ पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप इनको बांट सकते हो अलग अलग, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्लांट फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम। आपका ऑक्सीजन जो फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ऑक्सीजन जो फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो किससे फॉर्म होता है? डिराइव्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है?
देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट तो आपके लास्ट में बनता है, ऑप्शन तो काट दो, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, एक ना एक ऑप्शन तो हो सकता है आपका। हम दोनों ऑप्शन कंपेयर करते हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आप एक बात बताओ, आपको मालूम है देखो आपको मालूम है कि हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या काम करता है, सनलाइट ट्रैप करता है, और सनलाइट में हीट एनर्जी होती है, ऑब्वियसली होती है, हीट होता है। सनलाइट क्या काम करता है, आपके वाटर को ना, आपके वाटर को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। सनलाइट क्या काम करता है, आपके वाटर को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है ना, ऑक्सीजन जो हमें डिराइव्ड होता है, वो डिराइव्ड किससे होता है, आपके पानी के स्प्लिट होने से। पानी जब स्प्लिट होता है आपका, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में निकल जाता है, वो जो ऑक्सीजन मिला हमें किससे मिला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो किसने करा, आपके सनलाइट ने। सनलाइट कौन ट्रैप करता है, आपका क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम एक्सक्लूसिव फ्रॉम, कहां से मिलता है आपको, वाटर से मिलता है, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं होगा, कार्बोनेट नहीं होगा, ना कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ भी नहीं होगा इनमें से। किससे डिराइव्ड होता है हमारा, वो वाटर से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस चीज का याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखा, एज माइटोसिस बिगिंस द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट डिसअपियर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि जैसे ही आपके माइटोसिस स्टार्ट होता है, जैसे आपका माइटोसिस स्टार्ट होता है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिसअपियर होने लग जाता है। देखो आपको मैं चार टर्म बता देता हूं, आप पहले एक छोटा सा सेल देखो, या मैं बना के दिखा देता हूं मुझे। जब आपका माइटोसिस स्टार्ट होता है ना, तो आपका न्यूक्लियस जो होता है ना, टूटने लग जाता है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर, ताकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो आपके साइटोप्लाज्म में आ जाए। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कंडेंस होकर के टूटने लग जाता है। तो इसके अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर एक और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है, ये आपका काम करवाता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये आपके राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका आंसर यही है कि आपका जब माइटोसिस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो होता है आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। हमारा आंसर वैसे न्यूक्लियोलस है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी समझो, आपका ऑप्शन ये है बेसिकली, लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी समझो। बाकी ऑप्शन क्या है आपके, बाकी ऑप्शन है आपका स्पिंडल, ये इसको हटा ही देते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है आपका स्पिंडल। जब आपके क्रोमोसोम होते हैं ना, एक बीच स्टेज में क्रोमोसोम आपके ना, मेटाफेज के स्टेज में क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो हमारे एक ऐसे फैक्टर होते हैं पोलर एंड पे, जो कि एक ऐसे फाइबर रिलीज करते हैं और आपके क्रोमोसोम को होल्ड करके रखते हैं। इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल। लेकिन स्पिंडल गायब थोड़ी ना हो रहा है, बल्कि माइटोसिस के बाद तो अच्छा खासा ये फॉर्म हो रहा है, तो स्पिंडल आपके ऑप्शन में कट गया, ठीक है। फिर आपका क्या ऑप्शन है, क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर भी आपके जो फॉर्म होते हैं, ऐसे तो इसमें आप देख नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल होते हैं। क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर भी जो होते हैं, वो बेसिकली वो बाद में ही फॉर्म होते हैं आपके माइटोसिस के बाद, पहले वो दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। इसने बोला कि माइटोसिस स्टार्ट हो, सबसे पहले गायब होना क्या, सबसे पहले कौन सी चीज गायब होती है इन चारों ऑप्शन में, तो सबसे पहले गायब जो होगा, वो गायब होगा आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस चीज की फॉर्मेशन करता है, ये आपके राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in plant studies many species of angiosperms lack secondary growth and therefore do not become woody. They are generally called which of the following? बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जब उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ये जो आपका ट्रंक होता है ना, मेन स्टेम में गर्थ मतलब चौड़ा, ये थिकनेस बढ़ती है आपके, ठीक है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपका वो पार्ट कैसा होता है, बॉडी। आपने ट्री के अंदर ट्रंक देखा होगा, वो जो ट्रंक फॉर्म हुआ है ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन से हेल्प हुआ है, ठीक है, हेल्प से हुआ है मतलब। तो बोला कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होती है एंजियोस्पर्म में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि उसमें ट्रंक की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब एक चीज देखो,
हर्ब्स ट्रीज में तो आपके ट्रीज में तो आपके होते हैं ना बेसिकली, ट्रीज में आपके क्या होते हैं बेसिकली ट्रंक होते हैं, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो हमें तो चीज जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। देखो बाइंड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका बोन्स। बोन्स देखो हमारी बॉडी में भी बोन्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आपके बोन की अगर मैं बात करूं, जैसे बोन है ना, बोन के टिप पे ना एक आपका कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, इस कार्टिलेज का नाम क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज। और इस हाइलिन कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है? ये आपके बोन को इलोंगेट करता है, मतलब बोन की सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाता है। तो भाई बोन भी आपके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मतलब ये भी आपके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। हमें क्या चाहिए जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के पास नहीं है? ये ऑप्शन कट गया आपका, नन ऑफ दिस भी कट गया। एक ऑप्शन बचा आपका हर्ब्स। आपने देखा है कि हर्ब्स जो होते हैं ना, हर्ब्स के पास ट्रंक नहीं होता, क्योंकि ये क्या शो नहीं करते? सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following term is used to describe the study of factors that influence the flow of characteristic of blood it moves toward body। देखो बेसिकली वो किस चीज की स्टडी होती है जिस बिहाफ पे हमारा ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आपको मालूम है हमारा ब्लड जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो क्लोज ट्यूब्स में करता है, आर्टरीज में और वेन्स में। पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड फ्लो नहीं करता, हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हमारा है क्लोज। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करेगा वो एक बंद ट्यूब में करेगा। ठीक है, अब बोला कि उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? उसकी स्टडी को देखो कैपिलरी फिजियोलॉजी का मतलब है कि आपका आर्टरीज और वेन्स कैसा दिखता है, लेकिन ये बेसिकली आपके मूवमेंट की बात नहीं करता। नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में काट दो। ठीक है, आपका एक हीमोडायनेमिक्स है और एक आपका एंजिनोलॉजी, एंजियोलॉजी बोला जाता है बेसिकली इसको। ठीक है, तो एंजियोलॉजी, एंजिनो नहीं होगा, एन काट दो इसमें, एंजियोलॉजी होता है। एंजियोलॉजी क्या होता है? आपके ऐसे डिजीजेस अफेक्ट वेसल्स। अगर हमारे आर्टरीज और वेन्स को कोई डिजीज अफेक्ट करता है ना, तो उस डिजीज की स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। अगर हमारे आर्टरीज या वेन्स को कोई डिजीज अफेक्ट करता है तो उस डिजीज की स्टडी को क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी। लेकिन इसमें हमारे ब्लड की मूवमेंट की तो बात नहीं करती, ये तो डिजीज की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। एक ऑप्शन बचा आपका क्या? हीमोडायनेमिक्स। देखो डायनेमिक्स का मतलब ही मूवमेंट होता है, हीमो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हीमो का मतलब हो गया ब्लड, ब्लड की मूवमेंट, तो को हम क्या बोलेंगे? हीमोडायनेमिक्स। यही तो पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में आर्टरीज में वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? उसकी स्टडी को हम बोलेंगे हीमोडायनेमिक्स। बहुत इजी था क्वेश्चन ये, लेकिन हाँ बाकी के ऑप्शन भी आपको मालूम होने चाहिए, तब जाकर के आप बहुत इजीली उसको एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, टेटनस भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? होता एड्स। एड्स आपके वायरस की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये आपके और छोटे छोटे वायरस से मिलकर के बने होते हैं, उसका नाम होता है रेट्रो वायरस। तो एड्स जो है वो आपका वायरल एसटीडी में आता है, ये आपके वायरल एसटीडी में आता है। जैसे कि बैक्टीरियल एसटीडी भी होते हैं आपके, जैसे कि सिफिलिस हो गया, आपका सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये दोनों आपके किस में आते हैं? बैक्टीरियल एसटीडी, बैक्टीरिया की वजह से जो एसटीडी होता है ना उसमें आते हैं। लेकिन एड्स जो होता है वो आपके वायरल एसटीडी में आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी वर टू कंप्लीटली एलिमिनेट वन ग्रुप ऑफ मेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओशियन विच वुड मोस्ट लाइकली टू बी फेटल ऑफ मरीन फिश पॉपुलेशन एलिमिनेशन ऑफ। देखो बोला गया है कि आपके ओशियन में से हम कौन से ऐसे एनिमल्स को, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म को हटा दें, उसको हटाने के बाद आपकी मरीन फिशेस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मरीन फिशेस को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हो सकता है कि उनका खाना है, हो सकता है उनका एडेप्टेशन है। तो एक बात बताओ, आपके मरीन फिशेस जो होते हैं नॉर्मली अर्चिन्स खाते क्या? सी अर्चिन्स का नाम सुना आपने? ये एक्टिनोडर्मेटा में आते हैं, ऐसे होते हैं और उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स होते हैं। भाई ये तो फिशेस खाते ही नहीं है, मतलब इससे कोई हेल्प, इससे कोई मेजर रोल करता नहीं ना। आपके नॉर्मल फिशेस आपके स्टार फिशेस को भी नहीं खाते, तो ये भी नहीं।
सी एनिमोनीज को भी नहीं खाते, तो ये भी नहीं। एक हो गया आपका डायटम। देखो डायटम क्या होता है, डायटम आपके ऐसे मेंबर्स होते हैं, आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। डायटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओशन के अंदर क्या होते हैं आपके चीफ प्रोड्यूसर। इन्हीं की वजह से क्या प्रोवाइड होता है कि ज्यादातर फूड जो खाते हैं ना, फूड वो फिशेस के लिए, ठीक है। फूड जो होता है मतलब आपके डायटम जो होते हैं आपके ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, जिसकी वजह से आपके फिश जो होते हैं वो खाना खा पाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका डायटम्स। बाकी आप तीनों ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हर फिश आपका सी एनिमोनीज नहीं खाता, ना वो स्टार फिश खाता है, ना वो अर्चिन्स खाता है, वो डायटम्स खाते हैं। डायटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के अंदर, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। सही ऑप्शन है और सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम टाइप ऑफ मिमिक्री बाय विच एन एक्सेप्टेबल पैलेटेबल इंसेक्ट्स मिमिक्स एंड अनफेवरेबल नॉक्सियस इंसेक्ट्स फॉर प्रोटेक्शन। देखो ये थोड़े से इसमें वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने शायद ना सुने हो आगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। पैलेटेबल इंसेक्ट्स क्या होते हैं, देखो बहुत से इंसेक्ट्स ऐसी आवाज निकालते हैं ना जो कि प्रीडेटर को अपने पास बुलाते हैं। मतलब बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा है फ्रॉग अगर किसी भी इंसेक्ट्स के पास जाता है तो नॉर्मली वो ऐसे नहीं जाता। कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं वो आवाज ही उस तरीके का निकालते हैं ताकि प्रीडेटर को मालूम चल जाए कि वहां पर प्रे है और वो टेस्टी खाना है और मैं उसके पास जाऊंगा। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पैलेटेबल इंसेक्ट्स। मतलब नॉर्मली भाषा में समझो, पैलेटेबल इंसेक्ट्स प्रे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रे इंसेक्ट्स होते हैं, वो ऐसी आवाज निकालते हैं ताकि देखो उनकी अब कैसे उनका हैबिटेट ही ऐसा, उनकी मजबूरी है कि वो ऐसी आवाज निकालते हैं कि प्रेडेटर को वो टेस्टी लगते हैं। उन इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पैलेटेबल इंसेक्ट्स। तो बोला गया आपका कि कौन सा ऐसा मिमिक्री यूज करते हैं ताकि बाकी इंसेक्ट से बचे रहे, नॉक्सियस इंसेक्ट से क्या हो बचे रहे, ठीक है। तो बेसिकली उस मिमिक्री को बोला जाता है आपका बेटिशियन मिमिक्री। इसमें क्या करते हैं ये कि इसमें आपके अलग टाइप की आवाज की मिमिक्री करते हैं ये ताकि इनको दूसरे इंसेक्ट्स ना खा पाए या दूसरे एनिमल्स ना खा पाए। ये ऐसे आवाज निकालते हैं ताकि बाकी इंसेक्ट्स को या बाकी एनिमल्स को लगे कि ये थोड़े हार्मफुल हैं, ठीक है। नॉक्सियस इंसेक्ट्स थोड़े ना हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनकी मिमिक्री करते हैं बेसिकली ताकि बाकी इंसेक्ट्स को लगे भाई खाने लायक नहीं है, इनको इनके पास जाओगे तो ये मार डालेंगे आपको, इसलिए इनकी मिमिक्री को क्या बोला जाता है आपका बेटिशियन मिमिक्री। तो सही ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन ए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following terms describes the study of animal behavior based on comparisons, the observation of patterns and consideration of environmental adaptation is। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि वो एनिमल पालते हैं, बहुत से लायन पालते हैं, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग टाइगर पालते हैं। तो उनको पालने के बाद ना उनके बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई इसकी ये कैसे बिहेव कर रहा है, सेम कंडीशन में रख करके उसको जंगल में छोड़ दिया या फिर किसी ऐसे केज में डाल दिया जहाँ पे कंडीशन सेम है, तो कैसे वो बिहेव करता है, उसके ऑब्जर्व करता है कि उसके बिहेवियर को क्या बोला जाता है। तो इसको सोशियोलॉजी तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि सोशियोलॉजी तो आप वर्ड ही अलग हो गया। प्रमोटोरिज्म आपका, एविसेरेशन आपका, इथोलॉजी। तो बेसिकली अगर मुझे किसी एनिमल की बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है तो उसको बोला जाता है बेसिकली इथोनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है आपका इथोलॉजी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका बेसिकली ऑप्शन है। इथोलॉजी जो होता है वो ऐसी स्टडी होती है कि अगर मेरे पास कोई एनिमल है, मैं उसको सेम कंडीशन में रख रहा हूँ और मैं उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूँ तो उसको बोलूंगा मैं इथोलॉजी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, which of the following describes the beliefs that living things can appear from non-living matter, is it। देखो आपको मालूम है सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी के बाद अर्थ पे जब आपके एनिमल्स आए थे वो आए थे आपके वाटर में रहने वाले। लेकिन वाटर में रहने वाले भी क्या, वाटर में ना पहले कोई भी लिविंग थिंग नहीं था, कुछ भी लिविंग थिंग नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड था, आपका नाइट्रोजन था, आपके बाकी सब गैसेस थे, कोई भी लिविंग थिंग नहीं था। तो बाद में आपके बेसिकली बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो बाद में मालूम चला कि आपके उस वाटर के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है नॉन लिविंग मैटर का मतलब है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन्हीं चीजों की मतलब इन्हीं चीजों ने आपस में बॉन्ड बनाया और इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने फॉर्म किया आपका नाइट्रोजनस, पहले तो इन्होंने फॉर्म किया नाइट्रोजनस वेस्ट,
और नाइट्रोजन वेस्ट बाद में इवॉल्व होकर के क्या बन गया, अमोनिया, अमीनो एसिड। आपको मालूम है अमीनो एसिड आपके किससे बनता है, अमीनो एसिड आपके नाइट्रोजन से ही बनता है। और अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका, अमीनो एसिड से बनता है आपका प्रोटीन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, ठीक है, या नाइट्रोजन होता है, वो हमारी बॉडी में क्या फॉर्म करता है, हमारी बॉडी में फॉर्म करता है वो अमीनो एसिड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाद में मालूम चला था कि आपके साइंटिस्ट थे कुछ, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था कि जैसे हमारे अर्थ का टाइम पहले था, एक उन्होंने एक्वेरियम बनाया बहुत मोटे थिक ग्लास का, तो उन्होंने उसमें सॉल्ट वाटर रखा, उसमें उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डाल दिए और उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया और बस थंडरिंग करे जा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने थंडरिंग करते गए, बहुत टाइम तक करते गए, तब उनको मालूम चला कि भाई नाइट्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड से आपस में बॉन्ड बनाकर क्या फॉर्म करे, अमीनो एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था आपके बेसिकली। तो बेसिकली इस प्रोसेस का जो नाम था, इस प्रोसेस का नाम था आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। ये जो दिया था आपके प्रोसेस, ये दिया था आपके एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल जो आपके साइंटिस्ट, इन्होंने ना तो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन को हम स्लो मोडिशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस आपके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फूड बनता है, केमोसिंथेसिस आपके केमिकल के प्रोसेस, केमिकल की चीजों को लेकर के जो किसी प्रोसेस को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, किसी केमिकल का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है। ऑप्शन सही क्या आपका, ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। ये आपके किसने प्रपोज करा था, आपके प्रपोज करा था आपके एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, इनके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, आप बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे। Which term is used to describe organisms which live on or in the bottom of an ocean or lake? Such organisms can be found anywhere from the shoreline to the greatest ocean depths. नॉर्मली ये बोला है आपको कि कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि बेसिकली आपके बिल्कुल सी बेड पर, ठीक है, कहाँ लिखा है इसमें, बॉटम, सी बेड पर पाए जाते हैं, या लेक के सी पर पाए, मतलब कहीं सी भी तल में पाए जाते हैं, आपके ऊपर नॉर्मली नहीं पाए जाते। देखो प्लैंकटॉन्स तो आपके पानी के सरफेस पे रहते हैं, इसको काट दो। नेक्टॉन भी आपके मिड में रहते हैं, इसको ऑप्शन को काट दो। बायोटा आपके इसका एक स्पेसिफिक ठिकाना नहीं होता, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, तो ये ऑप्शन भी काट दो। बेंथोस जो होते हैं ना, बेंथोस आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो कि नॉर्मली सी बेड पर ही पाए जाते हैं, या लेक के बेड पर पाए जाते हैं, वो ऊपर डेप्थ में पाए जाते हैं, ऊपर नहीं पाए जाते। आपने रिसेंटली देखा होगा ना कि अभी एक अलग से फिश की डिस्कवरी हुई थी, अलग से फिश की डिस्कवरी हुई थी, जिसके हेड से ना ऐसे एक वो जा रहा है, हेड से एक ऐसी मतलब वायर टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है, और यहाँ पे लाइट जल रही है, और ये फिश है। ये फिश नॉर्मली ऊपर नहीं दिखती, ये दिखती है हमें सी डेप्थ में। तो आप इन फिश को बेंथोस बोल सकते हो। अभी अभी इसकी 3-4 दिन, मतलब एक हफ्ता हुआ होगा, ये बहुत ऊपर दिखा था, मतलब कहीं ना कहीं इसको डेप्थ में इशू आई होगी तभी ऊपर आएगा, नॉर्मली ऊपर नहीं आते आपके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बेंथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms refers to the ease with which a tissue stretches? इन सभी में से टिश्यू स्ट्रेच करने में कौन हेल्प करता है? देखो डक्टिलिटी तब तक होता है जब तक कि आपका टिश्यू टूट ना जाए, उससे पहले कितना स्ट्रेच हो सकता है, ये ऑप्शन काट दो। कंप्लियंस आपका क्या होता है बेसिकली, कि आपके टिश्यू स्ट्रेच जो होते हैं, लेकिन उसको ऐसे एक्सटेंड तक स्ट्रेच करो कि वो डिफॉर्म हो जाए, ये भी ऑप्शन काट दो। सरफेस टेंशन आपके टिश्यू को स्ट्रेच होने में हेल्प करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपके टिश्यू को स्ट्रेच होने के लिए ईज कौन प्रोवाइड करता है, इतना ईज प्रोवाइड नहीं करता ये। एक होता है आपका स्ट्रेच फैक्टर। स्ट्रेच फैक्टर अगर आपके टिश्यू में है तो बेसिकली आपके टिश्यू बहुत ज्यादा इजीली ईज के साथ आपके स्ट्रेच हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, स्ट्रेच फैक्टर पड़ा बेसिकली। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following antibacterial substances known to primarily affect gram negative bacteria? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है इसकी ग्रोथ रोक दे, हो सकता है इसको किल कर दे। तो ल्यूकिन्स तो नहीं होते आपके, ना आपके इंटरफेरॉन होते, ना आपके सुप्रीमीन होते। इंटरफेरॉन आपके आरएनएज में पाए जाते, लेकिन ये आपके किल नहीं करते बैक्टीरिया को, एंटीबैक्टीरियल भी नहीं होता। सिप्रीन भी आपके एंटीबैक्टीरियल नहीं होते, ल्यूकिन्स भी आपके एंटीबैक्टीरियल नहीं होते। एक बच गया आपका ऑप्शन फैगोसाइटिन। फैगोसाइटिन इसका ऑप्शन है, ठीक है, फैगोसाइटिन इसका ऑप्शन है। और फैगोसाइटिन आपका कौन करता है बेसिकली, फैगोसाइटिन आपका कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस होता है आपके डब्ल्यूबीसी, प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इनका प्रोडक्शन करते हैं, और डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल नेचर के होते हैं, और ये किसको किल कर देंगे, आपके
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आराम से किल कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक यूज टू स्टेरिलाइज? स्टेरिलाइज के लिए सबसे लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक कौन सा है? हीट, इथाइलिन ऑक्साइड, फिल्ट्रेशन, कोल्ड। इन सब में अगर आप देखोगे तो इन तीनों में हीट, इथाइलिन और इन तीनों में एक सिमिलरिटी है कि ये टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी मैं कोल्ड की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा लेस टेम्परेचर होता है, लेस होता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा लेस होगा तो कहीं ना कहीं स्टेरिलाइज करने में क्या होगा, बहुत लीस्ट इफेक्टिव होगा ये, ठीक है। बेसिकली अगर मुझे स्टेरिलाइज करना है तो मुझे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। स्टेरिलाइज करने का मतलब क्या, मुझे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, आपको मालूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी किल होंगे आपके जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कोल्ड में तो टेम्परेचर कम ही होता है, ठीक है। लेस टेम्परेचर डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके जो कम टेम्परेचर वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते, जिसके साथ आप कह सकते हो कि सबसे लीस्ट जो इफेक्टिव टेक्निक होगा स्टेरिलाइज करने के लिए क्या होगा आपका? कोल्ड, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाएंगे। तो फिर स्टेरिलाइजेशन का फायदा क्या होगा? ऑप्शन बी सही है आपका। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? बहुत ईजी है, हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो होता है ना, पैंक्रियाज वो प्रोड्यूस, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स को आप बोल सकते हो आइलेट्स, ISLETS, आइलेट सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एक फूड स्टोरिंग यूनिट होती है, ग्लाइकोजन। आपका इंसुलिन क्या काम करता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और इंसुलिन रिलीज कौन करता है? आप या तो बोलोगे बीटा सेल्स या बोलोगे आइलेट सेल, किसके? पैंक्रियाज के। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन सी। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, स्टमक नहीं है, लिवर नहीं है। लिवर आपका बाइल जूस क्रिएट करेगा, स्टमक आपका गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके जूसेस तो नहीं लेकिन एब्जॉर्प्शन करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स का फंक्शंस कंट्रोल करता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं? नहीं, थाइमस ग्लैंड तो हमारे चेस्ट के हल्का सा ऊपर होता है यहाँ पे, और वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये आपका नहीं है। पैंक्रियाज तो अभी आपने देखा इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रहा है, और आपके पैंक्रियाटिक जो ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज का प्रोडक्शन करवा रहा है डाइजेशन के टर्म्स में, लेकिन इसको भी हम पिट्यूटरी नहीं बोलेंगे। नन ऑफ द अबव ऑप्शन आप काट दो। एक ऑप्शन है आपका हाइपोफिसिस या हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के लिए। तो आप बोल सकते हो कि हाइपोफाइसिस आपका ऐसा ग्लैंड होता है बॉडी में जो बाकी सभी ग्लैंड्स का फंक्शन कंट्रोल करता है, और वो कौन कंट्रोल करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। या तो आप पिट्यूटरी बोलो या आप क्या बोलो? हाइपोफाइसिस या हाइपोफिसिस। तो सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन बी। Which of the following commonly referred to as master gland of the body because it regulates so many body activities? अभी भी हमने करा, एड्रेनल ग्लैंड क्या निकालता है आपका? एपिनेफ्रिन निकालता है। एपिनेफ्रिन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? इमोशंस कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, नन ऑफ दिस होगा नहीं आपका। तो बचा क्या आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि बाकी सभी ग्लैंड्स का फंक्शन कंट्रोल करता है। अभी हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस भी करा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेरिडिटरी कंडीशन एसोसिएटेड विद एक्सेसिवली हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड? देखो, ये आपकी एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में बेसिकली बॉडी में ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन या यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा पाई जाती है।
अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाएगा तो वो आपके मेजर मेजर जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट्स, उसको इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करेगा। मेजर जॉइंट्स में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, बहुत ज्यादा गंदी, उतनी गंदी स्वेलिंग होगी तो आप मूव भी नहीं कर पाओगे, उसको ढंग से मूव भी नहीं कर पाओगे। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं आपका, यूरिक सिस्ट भी नहीं होगा आपका, सिस्ट मतलब सिस्ट भी नहीं बनेगा आपका, गाउट होता है वो, आपने गाउट का नाम ही सुना होगा। इसमें आपके मेजर मेजर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेजर जॉइंट जैसे रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, नी हो गया, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है हमारे जॉइंट्स मूव करने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, गाउट। In studies of the human body, which of the following terms is used to describe the first step in the production of urine? यूरिन के प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले लिखा है ट्यूबुलर सिक्रेशन, फिर लिखा है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, फिर लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर लिखा है नन ऑफ दिस। तो आप एक छोटा सा रफ डायग्राम देखो, इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड के अंदर वाटर होता है, और मैंने आपको एक बोमेंस कैप्सूल बताया था अभी ऊपर, उसके अंदर से ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये ट्यूब आगे चला जाता है और ट्यूब ऐसे आगे जा रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्यूब का सिक्रेशन होता है, ट्यूबलेट सिक्रेशन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन उसके बाद में होते हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बाद में होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या चीज होती है? मैंने आपको बताया था, ये होता है बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल, इसके अंदर एक छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से क्या होता है? ये होता है आपका साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, यहीं पर आपका मेन ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो होगा यूरिन फॉर्मेशन में, यहां से आपका ब्लड आएगा, यहां से आपका क्या आएगा? ब्लड, और हो जाएगा आपकी बोमेंस कैप्सूल में, और बोमेंस कैप्सूल में होता है ग्लोमेरुलस, जो कि आपके क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो सबसे पहले यूरिन की फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेज होगा वो क्या होगा आपका? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो सही ऑप्शन क्या आपका? चेक करते हैं अभी हम। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन स्टडीज ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेवर डिप्लीशन और डिफिशिएंसी इन टोटल बॉडी वाटर? हमारे पूरी बॉडी में पानी की जो कमी हो जाती है, इस टर्मिनोलॉजी को एक और चीज हम क्या बोलते हैं? नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया तो पानी से डर लगता है। हाइड्रोलिसिस तो क्या होता है? आपके बेसिकली वाटर के साथ जो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बाद किसी अलग अलग चीज की फॉर्मेशन होती है, तो हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोपीनिया, आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी है, टोटल बॉडी वाटर की कमी है, तो उस प्रोसेस को, उसका अलग से नाम क्या होता है आपका? हाइड्रोपीनिया का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ H2O इन आवर बॉडी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपीनिया। इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन स्टडीज ऑफ ह्यूमंस द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग इज, देखो एक्ट ऑफ स्वेलिंग, निगलने के टर्म को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस क्या होता है कि आपके फूड पाइप में जो बोलस होता है, खाना होता है, उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना, ये हो गया आपका ईसोफेगस, और ये क्या हो गया आपका? बोलस, मतलब चबाया हुआ खाना। इसके डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है, गले में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक। लेकिन वो तो निगलने की बात कर रहा है ना, तो नीचे मूवमेंट जा रही है, लेकिन निगलने को हम क्या बोलते हैं? स्वेलो को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ठीक है। एक होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन वर्ड क्या होता है आपका? बेसिकली आपके मसल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन आपके वो निगलने में हेल्प नहीं करता। निगलने में जो हेल्प करता है इसकी मूवमेंट, इसके नाम क्या होता है आपका? डिग्लूशन। ठीक है, डिग्लूशन बोलते हैं उसको हम, जो आप निगलते हो खाने को, स्वेलो करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्लूशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन बायोलॉजिकल टर्म्स। इफ एन अल्सर कंटिन्यूज and eventually erodes all the way through the wall of stomach and duodenum, the condition is called what? एक अल्सर अगर फॉर्म हो गया और वो इरोड हो गया आपके स्टमक की वॉल में
या हो गया आपके ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्या इसको हम परफोरेशन बोलेंगे, पेरिटोनिसिस बोलेंगे, पेरिडोनोटिस बोलेंगे, या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर हमारे बॉडी में अल्सर फॉर्म होता है ना, अल्सर, और वो इरोड हो जाए तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में या स्टमक की वॉल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हमारी बॉडी में अल्सर है भी तो इसका इरोड होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर हमारी बॉडी में हार्मफुल होंगे तो आपको मालूम है, अगर हमारी बॉडी में इनके अंदर पोर्स हो गए, होल्स हो गए, तो आपको मालूम है आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, वो बाहर निकल सकते हैं और बाकी हमारे ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं। या फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर होल हो गया तो आपको मालूम है वहां पर बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और पैंक्रेटिक जूस का, तो वो भी बाहर निकल जाएगी बॉडी से, मतलब उस वॉल से। तो अल्सर इरोड नहीं होने चाहिए। अगर अल्सर इरोड होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल में अल्सर्स इरोड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली परफोरेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी, परफोरेशन। अच्छा, ये पेरिटोनाइटिस क्या होता है आपका, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक की वॉल पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लेकिन मैंने क्या बोला, पोर्स प्रोड्यूस कौन करता है, होल प्रोड्यूस कौन करता है, ये आपके सूजन करता है लेकिन पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। परफोरेशन जो होता है, आपके अल्सर जब टूट जाते हैं ना, इरोड हो जाते हैं, तो आपके पोर्स प्रोड्यूस करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक की वॉल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफोरेशन। In studying the human body, the instrument which is used to indirectly measures the metabolic rate। देखो, बोला है कि इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कौन नापता है, नन ऑफ दीज नहीं। हाइड्रोमीटर तो आपकी बॉडी में पानी की क्वांटिटी नापेगा, तो इसका भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। कैलोरीमीटर देखेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी है, तो इसका ऑप्शन में नहीं है। देखो, रेस्पिरोमीटर, रेस्पिरोमीटर ये देखता है कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में जाकर के क्या, देखो, ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन ही सभी सेल्स के पास जाता है, जिसकी वजह से सभी सेल्स अपना अपना काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि रेस्पिरोमीटर जो होता है ना, वो आपके इनडायरेक्टली मेजर करता है कि मेटाबॉलिक रेट क्या है। मेटाबॉलिक रेट के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन नाप रहा है आपका, इन सब में ऑक्सीजन कौन नाप रहा है, आपका नाप रहा है रेस्पिरोमीटर, ठीक है। रेस्पिरोमीटर, रेस्पिरोमीटर आपके ऑक्सीजन की क्वांटिटी नापता है, जिससे मालूम चल जाता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितना जा रहा है और आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक रेट क्या है। मेटाबॉलिक रेट किस पर डिपेंड करता है, आपके ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, और ऑक्सीजन का रेट कौन नाप रहा है, आपका रेस्पिरोमीटर। तो इनडायरेक्टली आपका कौन सा ऑप्शन से होगा, आपका रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a term for mononuclear granulocytes white blood cell that produce immunoglobulins। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब है एंटीबॉडी। तो नॉर्मली ये पूछना चाह रहा है कि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी में व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि आपके इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। देखो, नन ऑफ दीज ऑप्शन में काट देते, नन ऑफ दीज पहले देखो, मैं पहले बाकी ऑप्शन देखो आप। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, साइट में होता है सेड, रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। लेकिन ये किसकी बात कर भाई, ये तो पहली बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो रेड ब्लड सेल का तो ऑप्शन ही काट दो आप। और रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते। रेड ब्लड सेल बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, आपके वाटर को, मिनरल्स को, टेम्परेचर को, फूड को, वेस्ट को, हॉर्मोन्स को, सभी को कैरी कौन करता है, आपका रेड ब्लड सेल। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या फॉर्म करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नहीं। क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोडक्शन नहीं करते। एक ऑप्शन बच गया आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो है ना, बेसिकली हमारी बॉडी में आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, कौन, टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जो होता है उस इम्यूनिटी को लेकर के, उस एंटीबॉडी को लेकर के आपके सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। मतलब लिम्फोसाइट्स आपके ऐसे सेल पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए इसके लिए। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which of the following is also called cancer of the blood and uncontrolled greatly accelerated production of white cells? देखो कैंसर ऑफ द ब्लड को तो आपको मालूम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। लेकिन इसमें होता क्या है, ल्यूकीमिया के किस कंडीशन में होता है? ल्यूकीमिया में होता क्या, आपके रेड ब्लड सेल आरबीसी की क्वांटिटी कम नहीं लग जाती है, बल्कि डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अगर देखो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं अगर किसी इंडिविजुअल में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका ब्लड किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है। आप ये समझ के खुश मत होना कि मेरे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता कुछ। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि आपका ब्लड किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में आपके डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और आपका बेसिकली आरबीसी का ग्रोथ कम हो जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, ल्यूकीमिया। क्वेश्चन 39 है, इन स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरी रैपिड हार्ट रेट और पल्स रेट? देखो अगर आपका नॉर्मली हार्ट रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, उस वर्ड के लिए हम क्या यूज होते हैं? टैकीकार्डिया। नॉर्मल अगर आपके नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, अगर नॉर्मल रेट से दोनों ही ज्यादा है, अगर ये दोनों ही ज्यादा है अपने नॉर्मल रेट से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 40, इन स्टडीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यू डिस्क्राइब हार्ट मसल? हार्ट मसल का मतलब है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मतलब धड़कने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का। ठीक है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, टैकीकार्डियम। तो अगर मैं आपको बताऊं, मायोकार्डियम जो होता है ना, मायोकार्डियम वो आपके हार्ट की मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर, और वही आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने में हेल्प करता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन में देखते हैं। एपिकार्डियम आपका एक आउटर लेयर होता है जो बाकी हार्ट को बाकी सभी ऑर्गन से या अलग अलग कैविटी से सेपरेट करके रखता है। तो ये आपके हार्ट मसल होते तो हार्ट मसल है, लेकिन यहाँ पे हार्ट मसल का क्या मतलब है? जो कि आपके हार्ट को बीट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये नहीं करता। पेरिकार्डियम भी आपके हार्ट मसल है, टैकीकार्डियम भी आपके हार्ट के मसल है, वो अंदर के मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प नहीं करते। ठीक है, मायोकार्डियम आपके हार्ट का मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर, और यही आपके हार्ट को इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेम्बर्स। आपके चेम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प कौन करता है? आपका मायोकार्डियम, विच इज ऑल्सो नोन एज मिडल पार्ट या मिडल लेयर ऑफ हार्ट। तो सही ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे वापस से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो कि इस बार आपके क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि इसमें मैंने टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज करी है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना आना चाहिए बायो में, क्योंकि बायो में आपको मालूम है बहुत से लोग टर्म्स याद नहीं कर पाते। तो बेसिकली आप टर्म्स आप ढंग से याद करना, आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करो, क्योंकि आपके एग्जाम सब बहुत ज़्यादा पास में। तो ये क्वेश्चंस करवाने का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ अभी आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा और पढ़ना है, खाली इस सब्जेक्ट में नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपनी अगली क्लासेस में, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आज क्वेश्चन करे, हम कुछ लास्ट क्लास से अभी हम आपके क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहना। होप आपको जो आज ये करवाया सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो मिलते फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।